ऐसी लड़की जो 11 साल में ऑर्फनेज भेज दी जाती है, जिसका कोई भी नहीं था दुनिया में, कैसे उसने हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढकर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। अगर आपने ये वीडियो देखा है, बाप रे, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आप लोगों ने। और आपका? Chanel. तो आपको समझ आएगा कि कैसे उसका बनाया हुआ परफ्यूम आज भी एक लग्जरी का प्रोडक्ट माना जाता है, और सिर्फ परफ्यूम नहीं, उसकी हर एक चीज। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे शनैल ब्रांड की। शनैल वही ब्रांड है जिसे एक लड़की ने शुरू किया था ऑर्फनेज से बाहर आके। कैसे उन्होंने 87 ईयर्स की उम्र तक आते आते अपनी कंपनी को $100 मिलियन का बना दिया था। आज हम बात करने वाले हैं कोको शनैल की, जिनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1883 फ्रांस में। उनके पिता घर घर जाके कपड़े बेचा करते और उनकी मदर एक लॉन्ड्री वुमन थी। वो इतनी गरीब परिवार से थी कि वो कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर 11 साल की उम्र में गैब्रिएला की मॉम मर जाती हैं, जिसकी वजह से उनके फादर उन्हें एक ऑर्फनेज कम कॉन्वेंट में भेज देते हैं। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे और यहाँ पर शनैल बहुत अकेली भी पड़ जाती हैं। यहाँ पर दो चॉइसेस थी गैब्रिएला के पास कि क्या उन्हें नन बनना है या बाहरी दुनिया जाकर स्ट्रगल करना है। उन्होंने स्ट्रगल चूज किया क्योंकि बचपन से ही जो वो सपने देखती थी वो एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल के सपने देखती थी। वैसे भी वो वेट कर रही थी कि कब वो अडल्ट हो, कॉन्वेंट से बाहर निकले और अपने सपने को सच कर पाए, एक हाई सोसाइटी में रहने का, थोड़े बहुत पैसे नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों कमाने का। उनका पर्सपेक्टिव जिंदगी के लिए बहुत ही कम उम्र से क्लियर था। फिर 20 साल की उम्र तक उन्हें एक स्टिचिंग जॉब मिलती है। ये एक मॉडेस्ट सी जॉब थी जहां पर उनका काम होता है यूनिफॉर्म सिलना सोल्जर्स के लिए, और यही जॉब उनकी तकदीर लिखने वाली थी सुनहरे अक्षरों में। फिर एक सोल्जर एक दिन उन्हें इनवाइट करते हैं डिनर पे, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव थी। यहाँ पर वो पहली बार एलीट क्राउड को पास से देखती हैं और जैसा लाइफस्टाइल वो चाहती थी उसे करीब से देखकर वो हैरान हो जाती हैं। और यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है कि कैसे गैब्रिएला शनैल ने एक एक इंसिडेंट, एक एक चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली अपने लिए। जिन सिचुएशंस में लोग दुखी हो जाते हैं या खुद को कम समझते हैं, उन सिचुएशंस में भी गैब्रिएला शनैल अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के निकालती थी। अब जब वो इस इवेंट में थी तो वो यहाँ अपना होश नहीं खोती, बल्कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती है। वो देख रही थी कि स्टेज पर कोई भी जाकर परफॉर्म कर पा रहा था, तो इसीलिए वो भी क्राउड को, जो एलीट था वहां पर, उन्हें इंप्रेस करने के लिए स्टेज पे चली जाती हैं और वहां पर एक गाना गाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ हर टैलेंट एंड करेज उन्हें वहां पर इवनिंग जॉब भी मिल जाता है एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। पहला स्टेप उन्होंने पार कर लिया था इस सोशल सर्कल में एंटर करने का। अब अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो दिन भर स्टिचिंग का जॉब करती और इवनिंग में परफॉर्मेंसेस करती। इतना हेक्टिक शेड्यूल वो फॉलो कर रही थी सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए, और जल्दी ही ये पूरा भी हो जाता है जब एक रिच प्ले बॉय बाल्सन वहां पर आता है और उसे शनैल बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। यहाँ पर शनैल ये चाहती थी कि वो उस एलीट सर्कल में घुस पाए, इसीलिए वो उनकी मिस्ट्रेस बनने को तैयार हो जाती है और यहाँ से अफेयर स्टार्ट होता है बाल्सन और शनैल का। अब तक आते आते शनैल को सब कोको शनैल के नाम से जानने लगे थे। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। कोको वर्ड निकला है कोकॉट वर्ड से, जिसका मतलब होता है केप्ट वुमन, और केप्ट वुमन कोको शनैल को इसलिए कहा गया था क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ उनके बहुत ज्यादा लोगों के साथ अफेयर्स रहे थे। अब ये जो एंट्री कार्ड हाई सोसाइटी के लिए मिला था गैब्रिएला शनैल को बाल्सन के नाम का, वो उसे भरपूर तरीके से यूज भी करती है। बाल्सन उनके ऊपर पैसों की भरमार कर देता है, बहुत हाई क्लास कपड़े, महंगी महंगी ज्वेलरीज और जो भी गैब्रिएला चाहती वो, यहाँ तक कि अपने एक बंगलों में उन्हें रहने के लिए वो जगह भी दे देता है। वो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस गिफ्ट करता, लेकिन फिर यहाँ पर आते आते शनैल ने उनकी ड्रेसेस को नकारना शुरू कर दिया। लेट मी रिमाइंड यू, ये वही लड़की है जो कुछ सालों पहले ऑर्फनेज से उठ के आई है। बाल्सन की दी हुई महंगी ड्रेसेस को वो क्यों रिजेक्ट कर रही थी? क्योंकि उसमें भी एज यूजुअल कोको शनैल ने एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली थी। उन्होंने देखा था कि उस टाइम की जितनी भी वुमेन की क्लोथिंग है वो मोस्टली मेन ही डिजाइन करते थे, और वो वुमेन को एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पर ही दिखाया करते थे। उनके डिजाइन्स बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहते थे वुमेन के लिए, और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल भी थे। जहां वुमेन को बहुत ज्यादा टाइट कॉर्सेट्स पहनने पड़ते जो उनकी वेस्ट को बहुत ज्यादा स्क्वीज करता, हमेशा लॉन्ग स्कर्ट्स या गाउन्स ही पहनने पड़ते। अब शनैल ने ये चीज देख ली थी कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, तो वो एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। ये उस टाइम की बात है जब एक इवेंट में बाल्सन के कपड़े पहनकर, जो उनका मेन सूट था, उसे पहनकर पहुंचती है कोको शनैल। उन्होंने एक हैट डिजाइन की थी जो लगभग मेन हैट जैसी दिख रही थी, और इवन
बालसन की टाई भी पहनकर वो वहां पर जाती हैं। अब सभी औरतें वहां उनका मजाक बनाती हैं, लेकिन शनेल यहाँ पर भी खुश थी क्योंकि उन्हें जो अटेंशन चाहिए था वो उन्हें मिल रहा था, लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। प्लस जो औरतें वहां आई थी वो भारी भरकम गाउन्स पहन के आई थी। वो बेशक शनेल पे हंस रही हो, लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान अट्रैक्ट किया कि कैसे इन कपड़ों में शनेल आराम से खा पी पा रही है, हिल डुल पा रही है और खुल के जी पा रही है। मन ही मन में वो सब उसे एनवी जरूर कर रही थी। और यही सारा पैशन देख के शनेल का बालसन अपने अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में उन्हें एक शॉप खोलने के लिए दे देते हैं। शनेल मगर इसमें ही खुश नहीं होती और यहाँ पर भी वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकाल देती हैं। फर्स्ट डे जब उन्होंने शॉप पे काम किया उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि वो इसे एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करेंगी। अब शनेल के पास बहुत ज्यादा अच्छा स्किल सेट था, एक अच्छा बिजनेस आइडिया था, मिसिंग था तो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जिस एलीट क्राउड का हिस्सा बन चुकी थी शनेल, वहां बहुत बिजनेसमैन ऐसे थे जो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन एक लेडी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब शनेल बहुत ही ज्यादा हार्डशिप्स देखकर यहाँ तक पहुंची थी। वो जानती थी कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे क्रिएट करना है। फिर एक पार्टी में वो बालसन के दोस्त आर्थर से मिलती हैं जो एक रिच इंग्लिशमैन थे। आर्थर और शनेल का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। बालसन और आर्थर एक ही टाइम पर शनेल को डेट कर रहे थे एंड दे बोथ वर ओके विद इट। लेकिन लेटर आर्थर और शनेल प्यार में पड़ जाते हैं और ये दोनों पेरिस चले जाते हैं। अब ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाते हैं, जहां पर आर्थर एक शॉप खोल के देते हैं शनेल को। डायरेक्टली पेरिस में शॉप खोलने का कॉन्फिडेंस उन्हें आया था अपनी पहली शॉप के आउटपुट से। उनकी पहली शॉप ही इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि हर कोई उनके डिजाइन्स पहनना चाहता था। उनकी बनाई हैट्स बहुत पॉपुलर थी और यहाँ पेरिस की शॉप में भी वो हैट्स बेचती हैं अपनी बनाई हुई। शनेल के डिजाइन्स बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, कंफर्टेबल थे और स्टाइलिश थे, जो सबसे बड़ा पॉइंट था और एक यूएसपी था उनके फैशन का। जो पहले फ्रेंच वुमेन वहां पर हैट्स पहना करती वो बहुत भारी होती और बहुत डेकोरेटिव आइटम्स के साथ होती, लेकिन ये हैट्स जो शनेल ने बनाई थी वो छोटी थी और उन्होंने कंफर्ट की वजह से इतनी जल्दी औरतों का ध्यान गेन कर लिया कि सारी फ्रेंच पॉपुलर सोशलाइट और एक्ट्रेस अब सिर्फ शनेल की ही हैट्स पहना करती। अब शनेल को और एक्सपेंड करना था तो शनेल देखती है कि डॉवेल नाम की एक जगह है जहां सिर्फ रिच पीपल वेकेशन पे जाते हैं। यहाँ फिर वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती है और यहाँ पर वो चली जाती है वेकेशन पे, क्योंकि उनका टारगेट था रिच सोसाइटी के लोग। और ये चाल उनकी कामयाब भी हो जाती है क्योंकि उसी जगह पर जाकर वो एक और शॉप अपनी खोल लेती हैं। फर्स्ट टाइम कंफर्टेबल फैशन सामने लेके आती है फ्रेंच में शनेल। शनेल का फंडा बिल्कुल सिंपल था। उनका मानना ये था कि लग्जरी चीज कंफर्टेबल हो सकती है, इवन लग्जरी चीज को कंफर्टेबल ही होना चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं औरतों को लिबर्टी देना चाहती हूँ कि वो खुल के हंस सके, खुल के खा सके और वो बेवजह चक्कर खा के ना गिरे, क्योंकि पहले कॉर्सेट्स और ड्रेसेस की वजह से ना वो सांस ले पाती थी प्रॉपर्ली और ना ही कुछ खा पाती थी। सोचिए वर्ल्ड वॉर चल पड़ता है, मेन विमेन हर कोई परेशान था कि सबके बिजनेस को मार पड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी कोको शनेल एक और अपॉर्चुनिटी देख लेती हैं। उन्होंने देखा कि यूरोपियन मेन सारे वॉर्स पे चले गए थे और वुमेन ही ज्यादातर जॉब्स देख रही थी। यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें ये दिखती है कि वो जर्सी ड्रेसेस को इंट्रोड्यूस करती हैं। ये वुमेन के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लोथिंग था अपनी वर्क फील्ड के लिए, और ये ओवरनाइट ही फेमस हो जाता है। ये डिजाइन इतना फेमस था कि हर किसी के पास शनेल के ही कपड़े दिखते थे। शनेल अपने वर्क फील्ड में बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत बड़ा झटका खाने वाली थी, जहां उनका 9 साल का अफेयर आर्थर के साथ एंड हो जाता है और आर्थर शादी कर लेते हैं किसी और से। लेकिन आर्थर फिर भी शादी के बाद ये रियलाइज करते हैं कि वो शनेल को नहीं छोड़ सकते और उनका अफेयर फिर से स्टार्ट होने लग जाता है। फिर उन्हें एक और झटका लगता है दिसंबर 1919 में, जब आर्थर की भी मौत हो जाती है। अब उनके लिए इकलौता फैमिली मेंबर थे आर्थर, और उन्हें खोकर वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, लूजिंग आर्थर आई लॉस्ट एवरीथिंग। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। 1921 में उन्होंने शनेल नंबर 5 ये परफ्यूम बनाया। उस टाइम सिर्फ वनीला टोन हुआ करती थी परफ्यूम में, लेकिन ये जो परफ्यूम था ये डिफरेंट टोन से बना हुआ था और ये बेस्ट सेलिंग परफ्यूम बन जाता है वुमेन के लिए ऑलमोस्ट हर जगह पर। इवन एक इंटरव्यू में जब मर्लिन मुनरो से कहा गया था कि व्हाट शी वेयर फॉर बेड, तो उन्होंने कहा था नथिंग जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शनेल नंबर 5। अब शनेल को एक नया बिजनेस पार्टनर ढूंढना था, तो वो ढूंढ भी लेती हैं, जिसका नाम था वेरहाइमर। वेरहाइमर उन्हें सिर्फ 10% शनेल नंबर 5 के प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। ऑल्दो ये बहुत अनफेयर था, लेकिन शनेल इसे भी कबूल कर लेती हैं। फिर जब वॉर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खबरें आती हैं कि शनेल कहीं
ना कहीं जर्मन नाजीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और वो उनका सीक्रेट एजेंट बन के सामने आती है। एक तरीके से देखें तो वो अपने दुश्मनों के साथ सो रही थी और लेटर उन पे एक बुक भी बनती है, स्लीपिंग विद एनिमी। दूसरा पहलू ये भी रखा जाता है कि इसमें भी उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, क्योंकि उस समय जर्मन्स ने ज्यूइश लोगों से उनकी कंपनी पर से अधिकार हटा दिए थे, उन्हें अपनी ही कंपनी छोड़कर जाना पड़ रहा था। और जो यहाँ पर वे हाइमर थे, जिन्हें वो एक टाइप की लीच, एक जोक मानती थी, उन्होंने सोचा कि ऐसे करके वो उन्हें हटाकर सारा प्रॉफिट अपने नाम कर सकती है और जो उनके शेयर्स हैं वो भी अपने नाम कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे वेयरहाइमर और भी ज्यादा तेज निकलते हैं। वो कुछ टाइम के लिए अपना जितने भी शेयर्स थे अपने दोस्त के नाम करते हैं और जो वॉर खत्म होता है वो शेयर्स वापस ले लेते हैं और यहाँ पर पूरा प्लान कोको शनैल का फेल हो जाता है। अब जब वॉर खत्म होता है तो सारे में एक खबर फैल चुकी थी कि शनैल ने यहाँ पर नाजीज की हेल्प की थी, उन्हें सपोर्ट किया था। उनके स्टोर्स बंद होने लगे थे, लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ और फिर वो भागकर स्विट्जरलैंड चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड में वो होटल रिट्ज में रहती हैं और 15 साल तक वो कोई काम नहीं करती है। लेकिन इस उम्र में आते हुए भी 15 साल के बाद वो फिर से एंट्री लेती है फैशन वर्ल्ड में और यहाँ पर वो एक सूट को, अपने डिजाइन्स को फिर से सामने लाती हैं। फ्रेंच मीडिया अभी भी नहीं भूला था कि उन्होंने क्या किया है, इसीलिए वो उनके सारे के सारे डिजाइन्स को रिजेक्ट कर देते हैं और उसे डिजास्टर कहते हैं। लेकिन शायद तकदीर ने शनैल के लिए हर जगह विक्ट्री ही लिखी थी, इसीलिए ये फैशन अमेरिका में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। शायद अमेरिकन्स को उनकी हिस्ट्री और उनके कनेक्शन वॉर्स के साथ नहीं पता थे। हॉलीवुड से उन्हें ऑफर्स आने लगते हैं और शनैल फिर से बन जाती हैं फैशन क्वीन। वो इतनी ज्यादा रिच थी लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। वो 3 साल तक होटल रिट्ज के कमरे में ही रही। 1971 में 87 इयर्स की उम्र तक आते आते $100 मिलियन की वर्थ उन्होंने बना ली थी। लेकिन वो जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेली थी। उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस मिला था लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सैड थी। उन्होंने एक दिन जब वो बहुत बीमार थी अपनी मेड से कहा था, "यू सी, दिस इज हाउ यू डाई", और अगले दिन ही उनकी मौत हो जाती है। सो एवरीवन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको हमारा काम पसंद आया हो। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।